तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं परिवहन के जो साधन होते हैं उनकी हम बात करेंगे। हमने पढ़ा था कि परिवहन जो होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो दो तरह का होता है, शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। छोटी दूरी तक परिवहन मतलब कोशिका से कोशिका में जल का परिवहन या खनिज पदार्थों का परिवहन होता है। दूसरा था पादप के एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन, लंबी दूरी वाला परिवहन। तो आज हम बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, या हम बात करते हैं लघु दूरी का परिवहन, या इसे हम बोलते हैं, जो दूसरा था मैंने आपको क्या बताया था, सेल टू सेल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? सेल टू सेल मूवमेंट होता है, या सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्लियर? इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे डिफ्यूजन पढ़ा था, विसरण था, परासरण था, अधिशोषण था। तो अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं, इसमें ए पहला वो आता है डिफ्यूजन, या इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों विसरण। विसरण को आप सब लोग जानते हो, एक कॉमन सी परिभाषा है। हम जब 6 क्लास में पढ़ते हैं, जब हम उस चीज़ को पढ़ते हैं और जब से लेकर हम पढ़ते आ रहे हैं उस चीज़ को, थोड़ा सा उसका हम यहाँ पर एलोबरेट बड़ा रूप पढ़ेंगे। तो विसरण क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं या आयनों का जो गमन होता है, परिवहन होता है, उसे हम बोलते हैं विसरण। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं या आयनों का जो गमन होता है वो विसरण कहलाता है। इस प्रकार के विसरण में किसी प्रकार की कोई वृत्ति, झिल्ली ऐसा कुछ नहीं होता है, मुक्त रूप से होता है। यह बहुदिशात्मक होता है, सभी दिशाओं में होता है। यह एक निष्क्रिय प्रक्रम है। विसरण कैसा है? एक निष्क्रिय प्रक्रम है, सक्रिय प्रक्रम नहीं है। निष्क्रिय क्यों होता है? क्योंकि अणुओं का गमन कहाँ होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। क्लियर? तो परिभाषा क्या होगी इसकी? पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन विसरण कहलाता है। बात हो गई? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल सा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन विसरण कहलाता है। जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जहाँ कंसंट्रेशन कम है तो अधिक से कम की ओर होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप जानते हो इसका, बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि जब हम अपने घर पे अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा घर में अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसकी खुशबू जो होती है पूरे घर में फैल जाती है। ऐसा नहीं होता कि उस अगरबत्ती खुशबू केवल मुझे मिले, बाकी किसी को नहीं मिले। ऐसा होता है क्या? नहीं। परफ्यूम लगाते हो आप लोग, परफ्यूम की खुशबू सब जगह फैलती है, ठीक है। डीओ लगाते हो, डीओ। तो हमारे पास जो भी ऐसे पदार्थ हैं जिनको कंसंट्रेट फॉर्म के अंदर बोतल में पैक किया गया है, और जब वो बाहर निकलता है स्प्रे के थ्रू या दवाई से बाहर आता है, प्रेशर से बाहर आता है, तो वो उसके कण फैल जाते हैं हवा के अंदर और वो सभी दिशाओं में फैलते हैं। और ये कंडीशन कब तक होती है? जब तक साम्यावस्था स्थापित ना हो जाए। ये क्या है? विसरण है। तो विसरण के लिए क्या करना है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, पहली बात। दूसरा, बहुदिशात्मक, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, सभी दिशाओं में गमन होता है अणुओं का। तीसरी बात, निष्क्रिय प्रक्रम होता है। ये सक्रिय प्रक्रम क्या नहीं है? कैसा है? निष्क्रिय प्रक्रम, अपने आप होता है, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। चौथे नंबर पे हम बात करें, विसरण एक स्लो प्रोसेस है, धीमी प्रक्रिया है जो लिविंग बीइंग पर आधारित नहीं होती कि भाई ये लिविंग बीइंग है इस पर डिपेंड करेगा, नहीं, वो लिविंग बीइंग्स पर डिपेंड निर्भर नहीं होती। क्लियर है? तो ये सारे विसरण के बिंदु होते हैं। तो यह प्रक्रम बहुदिशात्मक और निष्क्रिय होता है। ये देखो आ गया पहली बात। यह प्रक्रम साम्यावस्था स्थापित होने तक चलता रहता है। साम्यावस्था मतलब जब दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। तीसरा, विसरण की दर सर्वाधिक जो होती है वो गैस में होती है, और न्यूनतम जो होती है वो कहाँ होती है? ठोस में होती है। सर्वाधिक कहाँ होती है? गैस। सबसे पहले कौन फैलता है? गैस। और सॉलिड जो होता है
वो धीमी गति से फैलता है, विसरण धीमी गति से होता है। तो विसरण जो होता है उसकी सर्वाधिक दर होती है किसमें होती है बेटा? गैस में। गैस के बाद किसमें होती है? लिक्विड में। लिक्विड के बाद किसमें होती है? सॉलिड में। तो सॉलिड में सबसे कम होती है और गैस में सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है? अब मैं इसको एग्जांपल दूँ आपको, एक सिंपल समझाऊँ। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक ग्लास है या बाल्टी है, कुछ मान सकते हैं आप इसको। हम लोगों ने घर पे वो सिंपल सा प्रयोग देखा है, बहुत सिंपल सा प्रयोग है, और आप चाहो तो प्रैक्टिकली आप कर भी सकते हो। घर में हम लोग जो कपड़े वॉश करते हैं, घर में मदर कपड़े वॉश करती है तो पानी में नील डालते हैं हम लोग। क्या डालते हैं? नील, डाई, नील लगाते हैं वाइट कपड़ों के अंदर। तो पानी के अंदर हम नील डालते हैं, 1 या 2 बूंद डालते हैं, तो आपने देखा होगा पूरा पानी नीला हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? हाथ से इसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई प्रैक्टिकली देख रहे हैं इस चीज़ को तो वो सिंपल से एक एग्जाम्पल होता है बच्चों। एक गिलास लेना कांच का, ट्रांसपेरेंट जो ग्लास होता है, आपने वो लिया, उसको पानी से फुल भर लिया। ठीक है, अब उसमें 1 बूंद आप नील की डालो। ठीक है, नील डाल सकते हो, लाल दवा डाल सकते हो, शाही जो होती है हमारे पास पेन में, जो शाही वाले पेन आते हैं, इंक वाले पेन, वो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको अवेलेबल हो। आपने वो डाला तो आप देखना जब हमने वो डालते हैं तो वो धीरे धीरे फैलना शुरू होती है। जैसे डालते हो कि नीचे पानी नीला नहीं होता है, पानी का होता है नीला, नीचे नहीं होता है। नीचे वाला पानी, बहने वाला पानी क्या होता है गिलास में? वो ट्रांसपेरेंट रहता है। लेकिन ऊपर वाला पानी क्या होता है? नीला होता है, और कुछ समय बाद पूरा पानी नीला होता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने ऑब्जर्व की हो तो जब हमें नील डालते हैं उस एरिया में डार्क कलर होता है, गहरा रंग होता है, और नीचे जब आता है तो वो क्या होता है? हल्का रंग होता है। परंतु कुछ देर पश्चात पूरा रंग एक जैसा हो जाता है। देखा है? तो ये मेरे पास एक गिलास है बच्चों, मैंने इसमें 1 नील की बूंद डाली। ये मेरे पास डाई है, इसे बोलते हैं नील कह देते हैं, डाई है, इसकी बूंद डाली। तो ये बूंद होगी, ये कंसंट्रेट है, तो ये जो कलर बूंद होगी इधर भी मूवमेंट करेगी, इधर भी मूवमेंट करेगी, इधर भी मूवमेंट करेगी, इधर भी करेगी, इधर भी करेगी। ये जो बूंद डाली मैंने नील की डाली, लिक्विड जो नील डाली है, शाही की जो बूंद डाली मैंने, वो कंसर्ट फॉर्म में है, तो उसके मॉलिक्यूल सभी दिशाओं में गमन करेंगे। जिससे क्या होगा? कुछ ही देर बाद इस पूरे गिलास का जो पानी होता है वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो ये क्या है? मिश्रण। क्या इसमें ऊर्जा लगी? नहीं लगी, इसलिए कैसा हुआ? निष्क्रिय प्रक्रम। क्या इसकी दिशा से थी कि आधे गिलास में जाएगा, आधे में नहीं जाएगा, ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ? ये बहुदिशात्मक। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या दें। तो डाई डिजोल्व इन वाटर, जब पानी में घोलते हैं, डाई कोई भी डाली घोलते हैं तो वो घुल जाती है। दूसरा सेंट, अगरबत्ती है, परफ्यूम, सेंट लगाते हैं हम लोग, परफ्यूम लगाते हैं, अगरबत्ती होती है जलाते हैं, उनके द्वारा जो गंध या खुशबू का फैलना होता है, या कोई बदबूदार चीज़ है तो उससे बदबू का फैलना होता है। ये सब किस में आते हैं? मिश्रण के ही उदाहरण हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहाँ पर मिश्रण की इंपॉर्टेंस क्या है, मिश्रण क्यों जरूरी है, पादप के लिए मिश्रण क्यों पढ़ते हैं। मिश्रण होता है पता है, मेरे लिए पादप के लिए मिश्रण क्यों पढ़ते हैं, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। आप लोगों ने सबने पढ़ा है क्या? वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? जल की हानि होती है। तो द्वार कोशिका से या रंध्र से जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? मिश्रण की प्रक्रिया में। कैसी मैकेनिज्म है? मिश्रण है। द्वार कोशिकाओं से जल का बाहर निकलना, वाष्प रूप में उड़ना, वाष्पोत्सर्जन मैकेनिज्म में, उसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। एक वाष्प में किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक मिश्रण प्रक्रिया है। दूसरा गैसों का विनिमय, इंसानों के अंदर की बात करें, जानवरों की बात करें या उनकी बात करें, पादपों की बात करें, दोनों में ही जो गैसों का आदान प्रदान होता है, O2 ग्रहण करना, CO2 मुक्त करना, वो क्या है? मिश्रण है। वो क्या है? मिश्रण है। हमारी बॉडी के अंदर हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, कौन सी प्रक्रिया है? मिश्रण है। ठीक है। फिर हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन। आप लोगों ने जूलॉजी के अंदर बहुत सारे हार्मोन पढ़े होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के, थायराइड ग्लैंड के। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन जनरली एक होता है कि हार्मोन जहाँ बनते हैं वो काम नहीं करते, दूसरे भाग में जाके काम करते हैं। तो हार्मोनों का स्थानांतरण भी
मिश्रण द्वारा होता है। क्यों? हार्मोन जब बनते हैं वहाँ कंसंट्रेट फॉर्म होते हैं, बाद में वो अमाउंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी के अंदर, तो उसकी कंसंट्रेट क्या होती है? कम होती है। तो हार्मोनों का वितरण भी किससे होता है? मिश्रण द्वारा होता है। फिर खनिज पदार्थ जो होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, उनका उद्ग्रहण होता है, अवशोषण होता है। तो खनिज पदार्थों का निष्क्रिय, सक्रिय नहीं, निष्क्रिय अवशोषण जो होता है वो भी क्या कहलाता है? मिश्रण प्रक्रिया ही है। क्लियर है? तो ये बहुत सारे हमारे पास योग हैं, जैसे में लिखा है ट्रांसपिरेशन, वाष्पीकरण होता है, गैस एक्सचेंज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हार्मोन होता है, पैसिव एडिशन ऑफ द मिनरल्स होता है। ये सारे मिश्रण के महत्व हैं। ये मिश्रण क्या काम आता है पादप के अंदर, ठीक है। तो ये तो ये मिश्रण की बात। अब मैंने भी कहा कि मिश्रण जो होता है वो गैस में सर्वाधिक होता है, सॉलिड में कम से होता है। लेकिन आप ही जानते हो किसी पदार्थ की 3 अवस्था हो सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इन तीनों अवस्थाओं का, तीनों अवस्थाओं में जो मिश्रण हो सकता है वो विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे मैंने कहा गैस, गैस में भी, गैस का लिक्विड में भी, गैस का सॉलिड में भी होता है। गैस का लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का गैस में, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में। तीसरा मैंने कहा सॉलिड, सॉलिड का गैस में, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का सॉलिड में। तो ये हमारे पास जो अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्था जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 3 तरह की होती है। उनमें सर्वाधिक किस में होता है? गैस में होता है, और न्यूनतम किस में होता है? ठोस में होता है, सॉलिड में होता है। परंतु इन तीनों अवस्थाओं का भी तीनों अवस्थाओं में मिश्रण हो सकता है। अब आपका क्वेश्चन ये कैसे हो सकता है? जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सबसे पहले गैस का गैस में। मेरे पास माध्यम कौन सा है? गैस है। अब गैस का गैस में कैसे होगा? गैस का गैस में कैसे होगा? तो अमोनिया क्या होती है? गैस होती है। अमोनिया खोल दो उड़ जाएगी। अमोनिया गैस को हम छोड़ दें तो वो घुल जाएगी। तो अमोनिया का हवा में, तेरा NH3 इन एयर, बहुत सारी गैसें होती हैं। मैंने क्या ऐसे CO2 छोड़ दी, ये कहाँ गई? मैंने CO2 छोड़ी है, ये कहाँ गई? वायुमंडल मिक्स हो गई, तो गैस का गैस में मिला हो गया। तो ये हुआ आपका। दूसरा मैंने कहा गैस का लिक्विड में, गैस का लिक्विड में रसोई गैस हमारे पास होती है। क्या होती है? LPG होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। कैसी होती है? हम क्या बोलते हैं? रसोई गैस। गैस सिलेंडर आता है अपने घर में, क्या आया? गैस आया। पर क्या उसमें गैस भरी होती है? बिल्कुल भरी होती है। फिर गैस भरी कैसे होती है? वो गैस किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया। यदि हम किसी गैस को हाई प्रेशर पे प्रेशराइज करते हैं तो उनका कंडेंसेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है? वो लिक्विड में बदल जाती है। तो हमारे पास जो गैस सिलेंडर आता है, कि उसको हिला के देख रहे हैं ऐसे, उसमें गैस हिलती है क्या? नहीं, उसमें लगा लिक्विड पानी भरा है, पानी हिल रहा है। अभी देखा है? तो गैस सिलेंडर क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, सॉलिड नहीं भरा हुआ, ना ही उसमें गैस भरी हुई है। गैस की लिक्विड फॉर्म भरी हुई है। LPG लिक्विड, नाम ही लिखा है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस है तो किस फॉर्म में है? वो लिक्विड फॉर्म में है। क्यों? उसको हाई प्रेशर से भरा गया है। जब बाहर आती है वो, उसका प्रेशर कम होता है तो वो जलती है, बर्नर में जलती है। गैस का जो बर्नर होता है उसमें जलती है, क्योंकि वो एयर के साथ में मिक्स होकर जलती है बाहर, इसलिए वो फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। लेकिन सिलेंडर के अंदर जो भरी हुई पैक गैस है वो क्या होता है? लिक्विड होती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता दूँ मैं, सिलेंडर दिखती नहीं है, लेकिन आप देखो गैस लाइटर आते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, गैस लाइटर देखा है? तो गैस लाइटर के अंदर जो भरा होता है वो क्या भरी होती है? गैस पर नजर क्या आता है? वो लिक्विड नजर आता है। आपको क्या नजर आता है कि पानी भरा, लिक्विड भरा हुआ है? लिक्विड नहीं है, तो गैस ही ना वो, तो वो गैस है, परंतु उसको प्रेशराइज करके भरा गया है, इसलिए क्या है? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये हो गया गैस का लिक्विड में ट्रांसफर हो गया। फॉर्मेशन होता है वो भी गैस में आता है। दूसरा होता है हमारे पास सॉलिड, गैस का सॉलिड में कन्वर्शन। तो CO2 आप लोगों ने पढ़ा है। CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। लेकिन यदि हम CO2 को ड्राई कर दें, ड्राई आइस नाम सुना होगा,
ड्राई आइस क्या होती है? सूखी बर्फ कहते हैं। वो क्या होती है? ड्राई CO2। ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई CO2 होती है, जो हम कंडेंस कर देते हैं, जिससे वो क्या होती है? वो हार्ड हो जाती है, उसे बोलते हैं ड्राई आइस। तो ये गैस का सॉलिड में रूपांतरण हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन में, लिक्विड। तो बहुत क्या आता है? पहला लिक्विड का लिक्विड में, या लिक्विड का गैस में लेके चलते हैं। पहले कहाँ लेते हैं? लिक्विड का गैस में। पानी को उबालो, क्या बन जाएगी? भाप बन गई। लिक्विड था, गैस में कन्वर्ट हो गया, हो गई। गर्म होने पे क्या हो गई? भाप बन गई। तो भाप क्या हुआ? वेपर क्या हो गई? लिक्विड का गैस में रूपांतरण हो गया, हो गया। लिक्विड का लिक्विड, दूध में पानी मिला दो, अल्कोहल में पानी मिला लो, कॉकटेल बना लो, ये क्या है? आपका लिक्विड का लिक्विड में हो गया। भाई आपने अगर दूध लिया, मैंने मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास में 2 आधा ग्लास दूध है, और मैंने उसमें पानी मिक्स कर दिया, वो मिक्स हो जाएगा, दिखने में तो वाइट नजर आएगा ना, वो तो मिला हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूल उसमें घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे आपस में, सांस्था बन जाएगी। तो दूध का पानी, दूध में पानी मिलाना, पानी दूध मिलाना, अल्कोहल में पानी को मिलाना। दूसरा हमने कहा लिक्विड का सॉलिड में, इस काम को हम कर ही रहे हैं। आप फ्रिज के अंदर ट्रे रखते हो, पानी भर के, क्या बन जाती है? बर्फ़ बन जाती है। तो आइस, बर्फ़ का निर्माण क्या होता है? आपका लिक्विड टू सॉलिड फॉर्मेशन चेंज होता है, अवस्था चेंज हो रही है। ऐसे हम बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड से आती है गैस। पहला सोचते हैं सॉलिड से गैस निर्माण कैसे होता है? सॉलिड का गैस का रूपांतरण, अवस्था रूपांतरण होती है। तो सॉलिड से गैस बच्चों कैसे होता है बताइए? कपूर, कपूर को जलाते हैं हम लोग, पूजा करते हैं जब, कपूर कैसा होता है? सॉलिड, उड़ जाता है जलने में, बंद होने पर। कपूर का सीधा कैसे हो गया? हिंदी में आप ऊर्ध्वपातन पढ़ते हैं, ऊर्ध्वपातन, गैस में कन्वर्ट हो गई, हो गया ना। दूसरी मैं कहूँ सॉलिड की बात करें हम लोग, तो सेंट अगरबत्ती, हमारे पास जो अगरबत्ती होती है, कैसी होती है अगरबत्ती? जलाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती क्या होती है? सॉलिड होती है। तो जलाते हैं उसको तो क्या बनती है? धुआं निकलती है, खुशबू फैलती है उसकी, वो क्या है? सॉलिड का गैस में परिवर्तन हो गया, हो गया। लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का लिक्विड में, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये प्रैक्टिकल करोगे आप केमिस्ट्री लैब के अंदर अभी 12th क्लास में। ये क्या है आपका? सॉलिड का लिक्विड में KMnO4 का वाटर मिलियन बनाना, ये हो गया। कोई भी हमारे पास जैसे इंक आती है, रेड इंक आती है, उसकी जो टिक्की आती है, जहाँ टैबलेट आती है, उसको पानी डाल दें, डिजल हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी उसमें। तो हमारे पास ये क्या हुआ? सॉलिड का लिक्विड में। यहाँ देखा है KMnO4 डिजल इन द वाटर, पानी घुल जाती है। डिस्प्रिन टैबलेट आती है, आपने सुना होगा, क्या होती है? सॉलिड होती है, पानी डाल दो, घुल जाएगी। आगे ना बात, सॉलिड का सॉलिड में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर सॉलिड का सॉलिड मिश्रण कैसे होता है, सॉलिड से सॉलिड में अवस्था कैसे चेंज होती है। तो आप जानते हो मिश्र धातु जितनी भी होती है, पीतल है, कांसा है, तांबा है, ये मिक्स धातु जो बनती हैं, ये कैसे बनती हैं? मिक्स करने पर। तो ये जो बनती हैं, इनमें आपस में मिक्स किया जाता है धातुओं को, सॉलिड को सॉलिड मिक्स किया जाता है। चांदी के मेरे पास आभूषण है, उस पर सोने का पानी डालते हैं सुनार लोग, गोल्ड होते हैं, चांदी का सोने का पानी है इसमें पॉलिश, वो कैसा होता है? सॉलिड का सॉलिड को होता है। तो ये कोटिंग आती है इसके अंदर। तो ये जो कंडीशन होती है, जिंक इन कॉपर, ये सारी कंडीशन होती हैं, ये पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएँ हैं और उनमें उनके परिवर्तन हैं। ठीक है, यहाँ एक बात बताई थी मैंने आपको कि विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, धीमी गति से होती है, जो लिविंग सिस्टम पर निर्भर नहीं करती, लेकिन इसके प्रकार में, इसलिए इसका रोल नहीं होता है। तो नेक्स्ट इज द वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें आप बच्चों बात करते हैं कि हमारे पास जो डिफ्यूजन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो वे ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है
वो हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो कोशिकाएं हैं ए एंड बी, तो इस कोशिका से इस कोशिका में जल जा रहा है, तो ए से बी में जा रहा है या बी से ए में आ रहा है? ए से बी में जा रहा है या बी से ए में आ रहा है। ठीक है, अब एक ही मॉलिक्यूल जा रहा है या ऐसे ज़्यादा जा रहे हैं? मानो खनिज जा रहे हैं 2-3 तरह के, वाटर भी जा रहा है। तो इस आधार पर हमने कहा कि देयर आर 3 वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के 3 वे हो सकते हैं। आयन या अणु जो होते हैं उनके जो परिवहन होता है उसके 3 वे हो सकते हैं। पहला वे होता है वो होता है यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट एक दिशीय, यूनि मतलब एक और पोर्ट मतलब दिशा। यूनिपोर्ट, इसमें क्या होता है बच्चों, यूनिपोर्ट के अंदर एक ही मॉलिक्यूल जो होता है, एक ही मॉलिक्यूल एक ही दिशा में गमन करता है। एक ही अणु या आयन वो एक ही दिशा में गमन करता है, उसे बोलते हैं यूनिपोर्ट। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होती है उस कोशिका झिल्ली के बाहर से अंदर जा रहा है या अंदर से बाहर आ रहा है। एक बार में एक ही मॉलिक्यूल होता है, तो एक मॉलिक्यूल जब बाहर से अंदर या अंदर से बाहर मेम्ब्रेन द्वारा जब गमन करता है तो उसे बोलते हैं यूनिपोर्ट। तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, एक मॉलिक्यूल जो है क्रॉस द मेम्ब्रेन इन ओनली वन डायरेक्शन। एक अणु केवल एक ही दिशा में गमन करता है झिल्ली से, उसे बोलते हैं यूनिपोर्ट। मान लीजिए मेरे पास ये मॉलिक्यूल एक है यहाँ पे, ये मैंने कहा ये यहाँ से, ये क्या है बीच में जो बनाया मैंने बच्चों, ये क्या है सेल मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं हम लोग CM, सेल मेम्ब्रेन है। और ये बीच में हमारे पास प्रोटीन है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ से गमन कर रहा है और इधर आ गया। ये मैंने कहा आउटसाइड है इसका, और ये मैंने कहा इनसाइड है, बाह्य और ये आंतरिक है, तो इसे बोलते हैं यूनिपोर्ट। चाहे जा रहा हो एक बार में चाहे आ रहा हो, ये कहलाएगा यूनिपोर्ट। क्या कहलाएगा? यूनिपोर्ट। क्लियर। दूसरा होता है हमारे पास सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट सिम्पोर्ट होता है, सिम मतलब साथ साथ, तो यदि एक से अधिक, 2-3 जो भी है, एक से अधिक जो मेरे पास मॉलिक्यूल हैं, यहाँ मैंने रखा है दो भिन्न मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, आयन होते हैं, जब वो एक साथ एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, अर्थात 2 अणु एक ही दिशा में एक साथ गमन करते हैं, तो उसे बोलते हैं सिम्पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ हम क्या शो करेंगे, पहले वाले में वापस से बात करते हैं, ये था, ये मैंने बनाया, ये डार्क रखा था, मान लो A है, और दूसरे वाले में बनाता हूँ B, ये है, ये मॉलिक्यूल है, ये इधर जा रहा है, तो क्या कहलाएगा ये यूनिपोर्ट। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल 2 हो गए, मान लो ये मॉलिक्यूल A है, ये मॉलिक्यूल B है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल A था मेरे पास, तो A और B 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं एक साथ। कहाँ? इस कोशिका झिल्ली से अंदर की ओर गमन कर रहे हैं, बाहर से अंदर कर रहे हैं, या तो बाहर से अंदर जाए दोनों, या अंदर से बाहर आए एक साथ, तो क्या बोलेंगे सेम लोग, सिम्पोर्ट। क्या बोलेंगे? सिम्पोर्ट। क्लियर। तीसरा आता है आपका एंटीपोर्ट। कौन सा आता है बच्चों? एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या हो गया, एंटी मतलब विपरीत, अपोजिट, जानते हो, ये मेरा एंटी है, हम बात करते हैं, ये मेरा एंटी है, एंटी मतलब मेरे विपरीत है, विरुद्ध है। तो यहाँ पर हम बात करें कि मेरे पास 2 मॉलिक्यूल हैं और दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के विपरीत दिशा में जल्दी से आर पार गमन करते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, एंटीपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल हैं, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, एक अंदर जा रहा है तो एक बाहर आ रहा है, तो 3 अवस्था हो गई। इस अवस्था में देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये वाला था, ये वाला तो अंदर जा रहा है A, लेकिन दूसरा वाला जो आ रहा है वो अंदर से बाहर आ रहा है, ये आ गया, देखो यहाँ पे ये बाहर आ रहा है, तो एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से बाहर आ रहा है। तो एरो देखो आप,
इसमें एरो नजर आ रहे हैं, ये इधर बना हुआ है एरो, ये इधर बना हुआ है, एक जा रहा है और एक आ रहा है, यहाँ पे दोनों जा रहे थे, वहाँ पे एक जा रहा है, तो एंटी, एक दूसरे के विपरीत, क्या बोलेंगे, एंटीपॉड। क्लियर है? एक अणु एक ही दिशा में जा रहा है, दो अणु एक साथ एक दिशा में जा रहे हैं, और दो अणु एक साथ अलग अलग दिशाओं में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन कर रहे हैं। इनके आधार पर हम तीन बात करते हैं, यूनिपॉड, सिम्पॉड और एंटीपॉड। क्लियर? ये क्वेश्चन बच्चों मेडिकल में आता है आपके, ये डायग्राम आते हैं इस टाइप के, पूछ लेते हैं ये क्या दर्शा रहे हैं, या इस डायग्राम को दे देते हैं, आपकी बुक एनसीईआरटी बुक का डायग्राम दे देते हैं और ABC करके पूछ लेते हैं, ABC आइडेंटिफाई करो। क्लियर? मेडिकल क्वेश्चन ये आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आते हैं हम लोग इससे आगे कि विसरण दाब, कि विसरण दाब क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर। विसरण तो समझ आ गया आपको, अब विसरण दाब क्या होता है, तो मैं उस विसरण दाब को बताने से पहले एक सिंपल सी बात करता हूँ आपको। आपके पास एक परफ्यूम की बोतल है, ठीक है, आपने उसको प्रेस किया, परफ्यूम बाहर आया, स्प्रेड हो गया, ये होता है, ये आता है। एक परफ्यूम बोतल है, उसमें स्प्रे किया, बाहर आ गया, वो फैल गया, स्प्रेड हो गया, ठीक है। ऐसे आपने साइकिल में हवा भरते हैं, पंप में हवा भरते हैं, प्रेशर करते हैं, तो पंप उसका प्रेशर लगाते हैं, एयर अंदर जाती है, होती है। मैं सिंपल समझ बता रहा हूँ, होता है। हम जब कटिंग कराते हैं तो जो हमारे पास, उसके पास एक बटन होती है, उसमें होता है, इसमें हम दबाते हैं ऐसे एयर से, और बाहर इस पे आता है, पानी आता है हमारे पास, ऐसे आता है। तो ये क्या चीज़ है, सभी के अंदर प्रेशर यूज़ हो रहा है। अगर मैं सैंड की बोतल को दबाऊंगा तो सैंड बाहर आएगा, स्प्रेड हो जाएगा। अगर मैंने कहा वाटर बोतल जो होती है, जो नाइयों के पास होती है, बाल काटते हुए यूज करते हैं, तो उसको मैंने एयर भरते हैं तो उसको प्रेस करते हैं, पंप को हवा भरते हैं तो पंप को प्रेस करते हैं, एयर जाती है। इन सब के अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब प्रेशर भी दो तरह का होता है, एक कंडेंस करने के लिए, एक स्प्रेड करने के लिए। एक कंडेंस करने के लिए और एक स्प्रेड करने के लिए। कंडेंस करने के लिए कैसे करें, जैसे मैंने कहा था अभी आपको कि गैस को प्रेशराइज किया गया, लिक्विड में बदल गया। आपकी जो डीओ की बोतल होती है, आपकी जो परफ्यूम बोतल होती है, उसमें क्या भरा होता है, लिक्विड। क्या भरा होता है, लिक्विड। या सॉलिड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। और बाहर निकलते तो क्या होता है, वो लिक्विड होता है या सॉलिड होता है, या गैस होता है। जब वो बाहर निकलता है प्रेस करने से, क्या होता है, वो गैस में बदल जाता है। आप डीओ की बोतल लगा के देखिए, डीओ लिक्विड भरा हुआ है, बचता है, एक जब हमने प्रेस किया तो बाहर आ गया, किस फॉर्म में आया, गैस फॉर्म में। तो उसको जिस प्रेशर से कंडेंस किया गया है, उसको जिस प्रेशर से कंडेंस किया गया है, वो उसका विसरण दाब है। क्लियर? ऐसे गैस जो है उसको जो कंडेंसेशन किया जाता है, वो प्रेशर जो लगाया जाता है कंडेंस करने के लिए, वो क्या है, उसका विसरण दाब। तो विसरण दाब क्या हुआ, दो भिन्न माध्यम जो हमारे पास हो गए। जैसे मैं यहाँ बात करूँ डीओ की या गैस की बात करूँ, तो गैस और लिक्विड दो माध्यम हो गए। इन दो माध्यमों के बीच का जो अंतर होता है, वो आपका दाब का जो अंतर होता है, वो क्या कहलाता है, आपका विसरण दाब। समझ में आया कुछ? अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ। विसरण दाब, डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है, विसरित होने वाले अनुय आयन किसी माध्यम पर विसरित होते हुए जो दाब डालते हैं, वह विसरण दाब कहलाता है। कैसे? कि मैंने डीओ या परफ्यूम बोतल प्रेस किया, उसके अंदर प्रेशर था, दबाते क्या हुआ, प्रेशर से बाहर निकले मॉलिक्यूल, बाहर निकले मॉलिक्यूल कैसे जाएंगे, वो एयर मॉलिक्यूल से टकराएंगे, हवा में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टकराएंगे। तो वो जिस प्रेशर टकराएंगे, जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर उसका विसरण दाब होगा। क्लियर है? तो यहाँ लिखा हुआ है विसरित होने वाले अणु आयन किसी माध्यम, माध्यम कौन सा हो सकता है बच्चों, ठोस, द्रव और गैस, कोई सा माध्यम हो सकता है, माध्यम पर विसरित होते हुए दाब डालते हैं, विसरण दाब कहलाता है। क्लियर है?
मैं बता रहा सॉलिड का गैस में, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल होता है आपके, क्या ऑर्डोनिल होती है, अपने घर में ऑर्डोनिल लगाते हैं हम लोग, लगाते हैं ना, बाथरूम के अंदर टॉयलेट्स में लगाते हैं। ऑर्डोनिल क्या होता है, सॉलिड होता है, खुशबू निकलती है धीरे धीरे उससे, और वो 1 महीने चलता है हमारे पास, चलता ना 1 महीने तक, धीरे धीरे धीमी गति से चलता रहता है, तो विषण दाब कहलाता है। विषण दाब को हम शो करते हैं बच्चों डीपी से, क्या करते हैं, डीपी, डीपी मतलब सिंबल है इसका, डीपी यानी डिफ्यूजन प्रेशर। पदार्थ के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, विषण दाब किससे करता है, पदार्थ के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि पदार्थ के अणु बहुत ही कॉम्पैक्ट है या लूजली अरेंज है, उसके आधार पर भी विषण जो होता है दाब निर्भर करता है। शुद्ध विलायक का विषण दाब विलयन से अधिक होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कि जब आप उससे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आएंगे, आपके क्वेश्चंस आएंगे, जब आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप गणना करनी पड़ेगी, वहाँ ये चीज़ काम आएगी। शुद्ध विलायक का विषण दाब विलयन से अधिक होता है। इस बात को अगर मैं समझाऊं, एक बार एग्जाम्पल और दूंगा मैं आपको आगे, पर यहाँ समझाता हूँ मैं आपको, कि मैं कहता हूँ एक सड़क है खाली, बिल्कुल खाली सड़क है, 5-7 किलोमीटर सड़क है, इसमें खाली है, और आपको कहा जाए कि आप इसमें साइकिल चलाइए, मोटरसाइकिल चलाइए, तो आप क्या चलाओगे, उसमें कोई बैरियर नहीं है, कोई उधर नहीं है, आप फुल स्पीड से गाड़ी चलाओगे, ठीक है। लेकिन उसी सड़क पे यदि ट्रैफिक हो जाए, उसी सड़क पर यदि ट्रैफिक आ जाए, तो क्या आपकी स्पीड पहले वाली रहेगी। मान लीजिए आप एक बाइक से राइड कर रहे हो और आपकी उस खाली सड़क पे स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है, लेकिन उसी सड़क पे यदि ट्रैफिक आ गया वो सारा, तो क्या आपकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी, रहेगी क्या, 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। तो आपकी जो पहले स्पीड थी और जो बाद में स्पीड थी, इसमें अंतर आ गया ना अंतर, ये है। तो शुद्ध विलायक मतलब प्योर वाटर जो होता है, उसका जो हम बात करते हैं वो क्या होता है, अधिकतम होता है। लेकिन जब उसमें सॉल्यूट मिला दिया जाता है, सॉल्यूट विलेय मिला दिया जाता है, तो उसका क्या होगा, दर घट जाती है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है विलयन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है, विलय मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, विलायक प्लस विलय। इतना हम बात करते हैं भाई, विलायन क्या होता है, विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलय, ये तो होता है विलायक प्लस विलय, विलय बन गया। आपके पास एक गिलास पानी है, आपने उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, नमक क्या हुआ, विलय। चीनी क्या हुई, डालते तो विलय। पानी क्या है, सॉल्वेंट। तो पानी के अंदर जो अणु की ऊर्जा है, मुक्त गति ऊर्जा है वो, और विलय डालने के बाद जो उसकी ऊर्जा रह गई वो, दोनों में अंतर आ गया। एक पानी के अणु जो प्योर पानी है उसमें मूवमेंट कर रहे हैं, और आपने नमक घोल दिया, चीनी घोल दी, तो उन्हीं में नमक चीनी के जो अणु होते हैं वो भी टकराएंगे ना पानी के अणु से, तो पानी की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं जाएगी, ऐसे मान के चलो। तो यहाँ पे कहा गया है कि शुद्ध विलायक का विषण दाब विलयन से अधिक होता है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। विषण की दर अणुओं की दर के आधार पर निर्भर करती है, अणुओं का आकार पर निर्भर करता है कि विषण कैसा होगा, तेज गति से होगा या धीमी गति से होगा, ये डिपेंड करेगा अणु के आकार पर कि अणु छोटे आकार का है या बड़े आकार का है। यदि अणु का आकार बड़ा होता है तो विषण की दर बहुत धीमी होती है, यदि अणु का आकार छोटा होता है तो विषण की दर तीव्र होती है, ठीक है। तो गैस के अंदर क्या होते हैं, विषण छोटे होते हैं, इससे वो तीव्र गति से विकसित होते हैं। उसके बाद थोड़े बड़े वाले किसके होते हैं, लिक्विड के होते हैं, धीमी गति होती है। सॉलिड में क्या होता है, और सॉलिड में क्या होता है बच्चों, अणु और बड़े आकार के होते हैं, इसे और भी धीमी गति से होता है। तो यहाँ में लिखा है विषण की दर अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। यदि अणुओं का आकार बड़ा होता है विषण की दर कम होती है, और यदि अणुओं का आकार छोटा होता है तो विषण की दर अधिक
होती है। क्लियर? तो ये हमारे पास था विसरण। समझ में आया? धन्यवाद।